मॉर्निंग शिक्षक साथियों एंड माय फ्रेंड्स। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता 2 में जो 23/8/2024 को द्वितीय पाली में प्रश्न पूछा गया था उसका हल यानी विश्लेषण देखेंगे। जो सक्षमता 3 वाले हमारे शिक्षक जितने भी बचे हुए हैं वे इस वीडियो को ज़रूर देखें और सीटेट वाले भी देखें, उनको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा इन वीडियो से। और जैसे कि मैंने सक्षमता 1 के आधार पर वीडियो बनाया, उससे काफ़ी प्रश्न लड़ा है, तो ये भी आप देखिए, इससे काफ़ी लड़ेगा और नए प्रश्न भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। देखिए पहला सवाल है, चूज द करेक्ट साइनोनेम्स ऑफ फॉस्टरिंग। फॉस्टरिंग का मतलब होता है पोषण। क्या होता है? पोषण। ओके, तो यहाँ पे जो नर्टरिंग है, नर्टरिंग, इसका भी मतलब क्या होता है? पोषण। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। आंसर क्या हो जाएगा? मैटर ऑफ डिस्प्यूट। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। साइनोनिम्स भी पूछा था यानी सिमिलर वर्ड। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इन 4 सेंटेंस में कौन सही है? तो देखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन है। तो सेम हैड नहीं, सेम इज गोइंग टू बाई सम ग्रोसरीज, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट प्रश्न है, द स्टार ब्राइट एट नाइट। तारे रात को चमकते हैं। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि तारे चमकते हैं। और तातेती आया है, तो इसका देखिए आंसर जो आयोग के द्वारा दिया गया है ये गलत दिया गया है। ये आंसर जो आयोग द्वारा दिया गया है गलत है। आपका आंसर होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 2 नंबर आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न, विच टेंस इज यूज एक्सप्रेस अ पर्सन हैबिचुअल और रेगुलर एक्टिविटीज। तो इसे भी आप यूनिवर्सल ट्रूथ मान सकते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। इस चैनल के माध्यम से मैं सीटेट दिसंबर 2024, MTS, BPSC TRE की तैयारी और साथ ही साथ स्टेट की तैयारी और SSC, GD, रेलवे जैसे परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जाती है। प्लेलिस्ट बना हुआ है। बेसिक मैथ सिखाया जाता है, रीजनिंग सिखाया जाता है, सबका प्लेलिस्ट है चैनल में, आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। सेंटेंस देखिए, आई लव चॉकलेट्स आफ्टर डिनर सी टोल्ड। उसने कहा। तो सी सेड डैट, और सी है सब्जेक्ट, तो इसके साथ हो जाएगा सी। तो एक ही ऑप्शन में है सी लव्ड, ये 4 नंबर। तो सी सेड डैट सी लव्ड चॉकलेट आफ्टर डिनर। उसने कहा कि उसे डिनर के बाद चॉकलेट पसंद है। अपनी भाषा में मैंने बोल दिया। चलिए नेक्स्ट, ऑल डैट ही डिड डैश यूजलेस। तो इसका आंसर हो जाएगा वाज। क्या हो जाएगा? वाज। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। द चिल्ड्रन ऑफ हिज फैमिली। तो देखिए द चिल्ड्रन ऑफ हिज फैमिली है, तो ये प्लूरल है, तो इसके लिए आर लगना चाहिए। आइए ऑप्शन को देखते हैं। इज, हैज़, वाज, आर।
तो आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर आर। क्या हो जाएगा? आर। चलिए अब हिंदी वाले सेक्शन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जो ईश्वर दास हैं वो निर्गुण भक्ति दास के भक्ति काव्य के कवि नहीं है। बाकी तीनों निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ईश्वर दास। भाषा भूषण का विवेच्य है, तो भाषा भूषण का विवेच्य जो होना चाहिए वो आपका अलंकार होना चाहिए। अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े आदमी को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं, यह गोदान के किस पात्र की भाव व्यक्ति है? धनिया की, झुनिया की, सिलिया की या पटेश्वरी की? तो आप सबको पता है कि गोदान जो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया था, इसमें ये जो वाक्य है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरे की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं, ये धनिया की अभिव्यक्ति है। कृतवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? तो कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग होता है। तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक। एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठा निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? तो आंसर हो जाएगा ए और डी। देखिए निराला जी में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है और निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। ये दोनों, तो ए और डी, तीन नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भाववाच्य उदाहरण है। देखिए भाव, किसमें भाव की प्रदर्शन हो रहा है? तो बच्चों से उठा नहीं जाता है, बच्चों से उठा नहीं जाता है, तो ये भाव है, ये भाव को बता रहा है। तो भाव, देखिए वाच्य और शुद्ध वाक्य इस पैटर्न में पूछा हुआ था। इसके पहले वाले में पूछा हुआ था, पैसेज दिया हुआ था, इसमें पैसेज नहीं दिया है, इसलिए ये थोड़ा भास्ट लगा। तो बच्चों से उठा नहीं जाता है। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, तुक्का जो मैंने कहा था कि बड़ा ऑप्शन ज़्यादातर सही होता है अगर आंसर नहीं पता हो तो देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन है, सही है। ये भी तो दिमाग लगाइए। निम्नलिखित में कौन सा कर्मवाच्य नहीं है? मतलब कौन कर्म नहीं कर रहा है? मोहन के द्वारा फल तोड़ा गया, तो ये तो कर्म किया है। पूनम ने अपने बारे में बताया, पूनम तो बता रही है, कर्म कहाँ कर रही है? तो आंसर हो जाएगा पूनम ने अपने बारे में बताया। नेक्स्ट प्रश्न, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा है और किस प्रकार का कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। सक्षमता 3 वाले हमारे जितने शिक्षक साथी हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, या फिर जो लोग देख रहे हैं, जो जीके स्टडीज़ पे सक्षमता की तैयारी किए थे मेरे दूसरे चैनल पे, वे लोग कमेंट करेंगे कि आपका स्कोर कितना रहा और आपका प्रश्न जीके स्टडीज़ से लड़ा या नहीं लड़ा। ज़रूर कमेंट इस चैनल पे कीजिएगा और इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो चैनल मैं छोड़ चुका हूँ, इस चैनल पे अब स्टडी कराता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, तो काली गाय का दूध अच्छी होती है, राम और सीता आई थी, राम कैसे आई थी भाई? तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा, भाई बहन जा रही है, ये भी गलत हो गया। मैं अपने प्रति श्रद्धा रखता हूँ। देखिए 1 और 4 में
सस्पिशन है, तो ये देखिए 4 ही आंसर हो जाएगा। काली गाय का दूध अच्छी होती है, काली गाय का दूध अच्छा होता है होगा, तो यहाँ होगा मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, शुद्ध है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए शुद्ध अशुद्ध खूब पूछा गया था, तो ऑप्शन पे आइए। उनकी आँखों की दृष्टि पुण्य आकाश में लगी है, नहीं। दुश्मन मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, मैदान से भाग खड़ा हुआ, तो ये भी गलत। वे एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, यही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। प्रश्न, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? देखिए ये भाषा अधिगम है, भाषा अधिगम से लिया गया प्रश्न है, यानी भाषा शिक्षा शास्त्र, जिसे आप CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं, तो ये सीटेट वालों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं कि कहानी के संदर्भ में कौन सा उपयुक्त। देखिए उपयुक्त सभी अच्छा है, लेकिन कौन सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, कहानी में कथानक यानी नायक का होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट, निर्देश दिए गए प्रश्न के सही उत्तर चुनना है। कविता के एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि किसी कविता का एक निश्चित अर्थ के साथ नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। देखिए अनुभव और परिवेश ये पॉजिटिव वर्ड है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। कितने? 3। नेक्स्ट, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंध वाच्य सर्वनाम आपका आंसर हो जाएगा, संबंधवाच्य सर्वनाम। अगला प्रश्न, मोहन चाकू से सेब काट रहा है। वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण हो जाएगा, करण कारक। देखिए कर्ता तो ने, कर्ता ने कर्म को कर्ता ने कर्म को करण से, तो से था चाकू से, तो करण कारक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पत्नी का पर्यायवाची शब्द है, तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द है भार्या, अर्धांगिनी, ये सब पर्यायवाची शब्द होता है। समान अर्थ रखने वाले शब्द, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो घनश्याम तो कृष्ण को कहा जाता है, केशव भी कहा जाता है, मुरारी भी कहा जाता है, ये तो ऑप्शन ही छट गया तीनों, तो मदन हो जाएगा। तन पर नहीं लता पान खाए, अलबत्ता लोकोक्ति का अर्थ है झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लता मतलब तन पर वस्त्र नहीं है, पान खाए अलबत्ता, और दिखावा कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा धनी हूँ, तो ये तो झूठा दिखावा करना हुआ। चलिए आगे देखते हैं। गायक का संधि विच्छेद है, तो गै जोर अक हो जाता है, गै जोर अक। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, कौन गुण बता रही? तो देखिए
सक्षमता 2 वाले हमारे शिक्षक साथी बोल रहे थे कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया है, यानी केवल पैसेज नहीं पूछा तो हार्ड कहाँ से हो गया। प्रत्येक परीक्षा में मैं बोला हूँ कि 30% नया प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है और बाकी सारे प्रश्न आसान होते हैं, और इसी 30% में कंपटीशन छुपा होता है। समझ रहे हैं मेरे बातों को? यानी 150 का 30% जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 45 प्रश्न, यानी 105 प्रश्न का तो उत्तर आसान होगा ही होगा, गारंटी है। अब आप बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे तब तो दिक्कत है। हमारे बहुत सारे शिक्षकों का 90+, किसी का 110+, किसी का 80+, किसी का 70+, तो सभी को हमारे तरफ से ऑनलाइन मिठाई और कॉन्ग्रेचुलेसन, यानी बहुत बहुत बधाई कि आपने सक्षमता उत्तीर्ण किया। चलिए आगे देखते हैं। तो गुणवाचक, इसमें 4 सेब, ये तो क्वांटिटी बता रहा है, गुण नहीं है। थोड़े चावल मात्रा बता रहा है, कुछ लोग मात्रा बता रहा है, कम लोग। ईमानदार, ये गुण बता रहा है कि वो ईमानदार है। बहुत आसान था ये सब। अंगूठा चूसना मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना। अंगूठा चूसना का क्या अर्थ है? खुशामद करना। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शुद्ध वाक्य के लिए ABCD के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से शुद्ध कौन है? वह सप्रमाण अपनी बात बताएगा। बिल्कुल सही, पहला ही सही हो जाएगा। चलिए आ गया गणित का प्रश्न। चलिए इसको सॉल्यूशन के साथ मैं बता देता हूँ आपको। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई है अनुपात में, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो जब भी वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया रहे तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उन त्रिज्याओं का वर्ग का अनुपात होगा, यानी 4 का वर्ग अनुपात 3 का वर्ग, 16:9। आंसर है 3 नंबर। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। मोड में 2 है तो 2 बाहर निकल गया, प्लस माइनस मोड में -2 है तो बाहर निकलेगा तो प्लस ही होगा। ओके, और 2 का स्क्वायर है तो 4 होगा, और ये मोड में नहीं है फिर भी 2 का स्क्वायर है, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 4 होगा। 4 4 8 2 10 2 12 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 5 अंकों की संख्याएं 0 1 2 4 5 अंकों का उपयोग करके बिना दोहराए बनाई जाती है। 50,000 से बड़ी संख्याओं का प्रतिशत क्या है? 50,000 से बड़ी संख्याओं का प्रतिशत बताना है। तो बड़ी संख्या बनाई गई होगी 5 4 2 1 0। ये 4,210 है, 4,210 ज़्यादा है, और कितना से? 50,000 से, और 100% से गुना कर लीजिए। ठीक है, 00 से 00, फिर 10 से 10। ओके, अब जब 50 से इसको भाग देंगे, ये क्या बोल रहा है जी प्रश्न? कुछ इंग्लिश देखने दीजिए, इंग्लिश में प्रश्न देख लेने दीजिए। 5 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट विदाउट रिपीटेशन। अब बड़ी संख्या बोला है कि छोटी संख्या, ये लिखा ही नहीं है। विदाउट रिपीटेशन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ न्यूमरेशन नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 50,000? कितना ज़्यादा है? एक काम करते हैं, तो यही ना हमारा होगा 5 4 3 2 1, लेकिन ये कंडीशन लगाया नहीं है। 4 3 2 1 बटा 50,000 गुना 100%।
जीरो भी तो है, 5 4 3 कहाँ से, ये नहीं है, जीरो है। अच्छा, इस प्रश्न को देखा जाएगा बाद में, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुक्रम में आगे क्या आता है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए कितना अच्छा अनुक्रम दिया है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर, फिर 1 के स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 के स्क्वायर में नहीं है, ऐसे पैटर्न नहीं दिया है। अनुक्रम को समझना होगा, सीक्वेंस। 1 के बाद 1 दिया है, ठीक है। 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 में से 6 चौक 4, 1 गुना 1 तो 1 ही आएगा। 1 गुना 2 तो 2 आएगा। फिर बात नहीं बन रही है, द्वितीय 6, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, द्वितीय, हाँ चलिए ठीक है। देखिए 1 एकम 1, ठीक है, 1 दूनी 2, द्वितीय 6, 6 चौका 24 तो 4 के बाद 5 होगा तो 24 पचे 120, आंसर 120 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सक्षमता 1 में भी पूछा गया था। देखिए इसमें प्रथम पद क्या है, ए प्रथम पद यानी 1 है, और सार्वंतर 2 पदों के बीच में अंतर कितना का है, 4 घटाव 1 3 है। और कौन सा पद पूछा है, 81वां पद पूछा है। तो 81वें पद के लिए हम लोग A81 के लिए लिख सकते हैं A + 80D। ये AP का सवाल है। प्रथम पद 1 जोड़ 80 और D का मान कितना आया है 3, ये D है 3। 1 जोड़ 8 का 24 240 बराबर में 241 हो जाएगा आंसर 241। ये सक्षमता 1 में भी पूछा हुआ प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मान लीजिए कि 1000 रुपये की बचत खाते में जमा किए जाते हैं, जिस पर 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किए जाते हैं तो 2 वर्ष बाद खाते में कितनी राशि होगी। देखिए सूत्र नहीं लगाइए, बहुत समय लगेगा। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक बता देता हूँ। 1000 रुपया है, इसका 5% निकाल लीजिए। 5% था ना जी, तो कितना हो जाएगा 10 पचे 50 और 2 से गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा 100। फिर 50 का 5% निकालिए, 5/100, ये कट जाएगा 2 बार में और ये 2.5 हो जाएगा 2.5। तो 2.5 को 1 से गुना कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2.5 और इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, यहीं आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। लेकिन ये क्या बोला है, 2 वर्ष बाद खाते में कितनी राशि होगी। तो ये तो ब्याज हुआ ना आपका 102 रुपया 50 पैसा, और मूलधन जो वो लिया था वो भी तो देगा ना। मान लीजिए मूलधन तो आपके अकाउंट में ही रहेगा और ये जाके इसमें जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1102 रुपया 50 पैसा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1102 रुपया 50 पैसा। ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, कोई फार्मूला नहीं लगाया। 2 वर्ष के लिए है, ट्रिक होता है 2:1। 1000 का मैंने 5% निकाला तो आ गया 50। 50 में 2 से गुना किया, फिर 50 का 5% निकाला, ये आ गया 2.5। उसका 1 से गुना किया, ये गुना किया तो 100 आया
और ये गुना किया तो 2.5 आया, जोड़ा तो 102 रुपया 50 पैसा ब्याज आया, CI आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। और मूलधन इसमें जब जोड़ देंगे तो उसके खाते में कुल राशि हो जाएगी, यानी अमाउंट पूछा था। समझ गए? चलिए आगे। कोई फार्मूला नहीं लगाना है आपको, ठीक है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं स्टडी विथ राहुल 247 को, मैथ साइंस पर्यावरण। इसका तो एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, गलत भी नहीं होगा। हिंदी गलत हो सकता है 1-2, क्योंकि मैं उतना हिंदी जानता नहीं हूँ। इंग्लिश 1-2 गलत हो सकता है, लेकिन मैथ साइंस रीजनिंग ये सब गलत मैं होने नहीं दूंगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको काफ़ी एडवांटेज इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। ये मेरा वादा है, वो भी फ्री में। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विद द नॉर्थ सी? निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कितने देश की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? तो जब आप मैप को देखते होंगे तो केवल एक देश की सीमा, केवल यहाँ एक देश, केवल 2 देश। प्रश्न पे आइए, कह रहा है कि किस देश की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? तो ये प्रश्न कुछ डाउट में, मैप को देखना पड़ेगा। इसको होल्ड कर लीजिए, आप देख लीजिएगा, या फिर आंसर देख लीजिए। 2 देश दिया है, अब कौन सा 2 देश नहीं पता है तो कैसे बताऊं? निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करती है? आपका ऑप्शन है सिक्किम, तो सिक्किम तो करती है मेरे भाई। अरुणाचल प्रदेश ये भी करती है, पश्चिम बंगाल भी करती है। तो आंसर हो जाएगा मेघालय, जो है ये 7 सिस्टर का एक राज्य है जो कि भूटान से सीमा साझा नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य अपने अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ साझा करती है? ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। तो जो ये सेक्टर जो हमारा है, इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिएगा आप लोग, ऐसे मान लीजिए ये वाला, ये जो सेक्टर है हम लोगों को वाला, ये वाला कुछ इस प्रकार से ले लीजिए। तो ये जो सेक्टर है, ये मणिपुर के बाद क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, यदि चंद्रमा को पृथ्वी के इस प्रकार निकट लाया जाए कि पृथ्वी से उसकी दूरी मूल दूरी की आधी हो जाए, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? तो अपने मूल मान से 4 गुना बढ़ जाएगा। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है G > m1 m2 और बटा r²। ठीक है, कह रहा है कि दूरी को आधी कर दी जाए, माने जो ये डिस्टेंस d का स्क्वायर भी चाहे r का स्क्वायर, इसको जब आधी की जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो G m1 m2, ये 2 दूनी 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे रह जाएगा। तो कितनी गुनी बढ़ जाएगी? मूल मान के 4 गुनी। काफ़ी ये 9th क्लास का प्रश्न है, गजब गजब का प्रश्न। ये सब थोड़ा भास्ट हो जाता है सक्षमता वाले लोगों के लिए, क्योंकि ये सब साइंस 9th का है, ज्योग्राफी 9th का है। ध्वनि बूम तब उत्पन्न होता है जब किसी ध्वनि की स्रोत की चाल ध्वनि की चाल की तुलना में अधिक होती है, प्रकाश की चाल की तुलना में अधिक होती है। तो नहीं, देखिए ये सुपरसोनिक की बात कर रहा है। इंग्लिश में देख लेते हैं, सोनिक बूम की बात कर रहा है। तो जब ध्वनि यानी ध्वनि की चाल जो है, चाल
अगर ध्वनि की चाल से किसी चीज़ की चाल ज़्यादा हो जाए तो वह ध्वनि बूम कहलाती है। ध्वनि की चाल की तुलना में अधिक होती है। ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सब चीज़ याद रखिएगा। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्षा चट्टानों के अपक्षय का एक कारण है? नहीं। वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान रहते हैं। यहाँ तक सही है, ठीक है। और वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन होती है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है और दोनों कथन एक की व्याख्या करता है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3 कहाँ है? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। किस केंद्र शासित प्रदेश में 5G प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है? ये करंट अफेयर्स है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आगे हिंदी दिया होगा, नहीं दिया है इसका हिंदी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड एम एंड डिफिनीशन ऑफ नैरो मनी? तो बैंकर्स डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न कुछ समझा नहीं मैं, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। आप देख लीजिए आंसर क्या है। नेक्स्ट है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाएगा। देखिए ये सीटेट का सबसे प्यारा क्वेश्चन है। ये सीटेट का सबसे प्यारा जेंडर रूढ़िवादिता का एक प्रश्न रहता ही है, सीडीपी है। कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। देखिए आंसर पहला ही हो जाएगा, दर्शा रहा है ये। तो जैसे इसमें देखिए, इसमें प्रश्न कैसे कैसे आता है। कहा जाता है कि तुम लड़की हो, तुम बाहर ना निकलो, तुम लड़की हो, अकेला ना जाओ। ये सब जेंडर रूढ़िवादिता को दिखाता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ, केवल निगेटिव वर्ड है, एक आयाम नहीं, बुद्धि की विभिन्न दशाएं हैं। तो आंसर हो जाएगा बुद्धि की विभिन्न दशाएं हैं। ठीक है, निगेटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड पकड़ना सीखिएगा तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा। तो सक्षमता 3 के लिए, सक्षमता 3.0 के लिए आप लोग सभी तैयार हो जाएं। बैच स्टार्ट हो चुका है और इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। देखिए, प्रत्येक दिन 1 घंटा पढ़िए। मैं वादा करता हूं कि आपका स्कोर 130 प्लस करा दूंगा। पूरे ट्रिक के साथ मैं पढ़ाऊंगा। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अवसर कहीं है? चलिए, अवसर नहीं है तो आगे देखते हैं। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, यही हो जाएगा बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। नेक्स्ट, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? केवल निगेटिव वर्ड, केवल पर्यावरण पर, न आनुवंशिकता पर और न पर्यावरण पर, न हो गया लास्ट ऑप्शन सही, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया पर, यह बिल्कुल सटीक और सही जवाब है। इसलिए मैंने कहा कि सीटेट दिसंबर वाले भी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। 2024 का जो एग्ज़ाम होना है
नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा परीक्षा केंद्रित होता है निगेटिव, पाठ्य पुस्तक निगेटिव, शिक्षक केंद्रित निगेटिव, शिक्षार्थी केंद्रित होता है, शिक्षार्थी केंद्रित होता है, यानी विद्यार्थी जिसको कहते हैं उस पे केंद्रित होना चाहिए प्रगतिशील कक्षा। हावर्ड गार्डनर का आ गया प्रश्न, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदर्शिता है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी पारदर्शिता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, पारस्परिक। तो ये पारस्परिक यानी अंतर वैयक्तिक होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 ब्रूमायर के तख्ता पलट ने फ्रांस में किस नेता को सत्ता में लाया? ये क्लास 9th का जब आप SCERT या NCERT का बुक देखेंगे इतिहास का, तो उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। मैं बार बार रिपीट करता था कि जीके स्टडीज़ को देखिए यही प्रश्न रिपीट करेगा। बहुत सारे शिक्षक इधर उधर पे करके पैसा फंसे हुए थे और उसी से तैयारी किए, तो उनके अपेक्षा जीके स्टडीज़ वाले का स्कोर देख लीजिए। 10 दिन की तैयारी में जिन्होंने 10 दिन तैयारी किया उन सब का 90+ 100+ आया हुआ है। तो आपके पास तो यू हैव मोर टाइम, यू हैव एनफ टाइम, आप तैयारी कीजिए और 150 में 130+ कीजिए और अपना गृह जिला पाइए, अनुमंडल छोड़ के दूसरे अनुमंडल में जाइए और हो सके कि इस स्कोर पे वरीयता देखने को मिले, न कि ज्वाइनिंग पे। ठीक है, सक्षमता के स्कोर पे भी हो सके वरीयता, मतलब सीनियरिटी देखने को मिल जाए। अभी तो खैर इस पे चर्चा नहीं हुआ है और इसका आइडिया मुझे नहीं है, लेकिन स्कोर मायने रखेगा, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, तो किस नेपोलियन बोनापार्ट, ब्रूमायर के तख्ता पलट ने फ्रांस में किस नेता को सत्ता में लाया? तो नेपोलियन बोनापार्ट को। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय ये जो कैंडिडेट आंसर दिए हैं, लुइस 16, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय वहाँ का राजा था, तो इनके ध्यान में ये चला होगा। नेपोलियन संहिता थी, देखिए ये भी 9th क्लास से लिया हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही। तो क्या थी? सैन्य नियमों का सेट था, ये सैन्य नियमों का सेट था। अगला प्रश्न रूस की क्रांति से आ गया। रूसी क्रांति के समय बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? तो ये व्लादिमीर लेनिन थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी में नाजी पार्टी के नेता कौन थे? तो एडोल्फ हिटलर का नाम आप सुने होंगे, एडोल्फ हिटलर। सब वर्ल्ड हिस्ट्री से लिया हुआ प्रश्न है। चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, चुनाव जो होता है, ये चुनाव में लोगों के प्रतिनिधि को चुनने की अनुमति देते हैं। चुनाव लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देते हैं। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए कितना ट्रिक काम कर रहा है, आंसर नहीं पता है तो बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की बात कर रहा है, ये सिंबल है, का एक बड़ा अनुपात है और इस प्रकार के वे बांझ होते हैं। उनकी संरचना रेतीली से लेकर दोमट तक होती है। प्रश्न क्या है भाई? ये प्रश्न क्या कहना चाहता है? 1 नंबर हो गया, फिर 3 नंबर इसमें लिखा है, 2 नंबर का है, अच्छा यहाँ 2 है, ठीक है। तीसरा यहाँ है जिसका हिंदी वे पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा, पश्चिम बंगाल के सुंदर, अच्छा जी, क्षेत्रों में अधिक व्यापक है। मतलब इस पदार्थ का नाम बताना है कि क्या है। तो पीली मिट्टी,
लेटेराइट मिट्टी, शुष्क होगा नहीं, तो ये हो जाएगा खारी मिट्टी यानी सैलाइन सॉइल। अगला प्रश्न, होमरूल लीग के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? होमरूल लीग 1916 में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक द्वारा मुंबई में। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 2014-15 में प्रस्तुत की थी, ये तो सही है। तिलक और होमरूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत के बराबर सीमित था, ये भी सही है। महाराष्ट्र मुंबई बोला था ना। तिलक द्वारा स्थापित होमरूल लीग अधिक प्रतिक्रियावादी थी, ये भी सही है। तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लोग बने रहे नहीं, ये गलत है। यही कथन असत्य है, वे लोग बने नहीं रहे। आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस कंपनी का केस लड़ने गए थे? तो देखिए, गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और ये एक मुसलमान भाई का केस दादा अब्दुल्ली, अब देखिए यही नाम ही दे दिया, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने गए। तो दादा अब्दुल्ला की कंपनी के लिए गए थे और 1915 में भारत आ गए 9 जनवरी को, और इसी दिन मनाया जाता है प्रवासी दिवस। चलिए आगे देखते हैं। किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को बोगी से बाहर फेंक दिया था? देखिए, ये अश्वेत थे, काले थे, तो जब अफ्रीका जा रहे थे ना, तो इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। तो ये डरबन में, प्रिटोरिया में, केप टाउन में या पीटर मेरिट्सबर्ग में। तो आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन पे चले जाइए, यहाँ भी काम कर गया। पहले बहुत ना अत्याचार होता था अश्वेत लोगों पे, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रति कैसा रवैया अपनाया? चर्चिल ने इसे अर्धनग्न फकीर कहा था, कुछ लोगों ने गांधी जी को सार्जेंट कहा था, क्योंकि इनको उम्मीद था कि जब हम विश्व युद्ध में अपने भारतीय सैनिकों को भारतीय लोगों से आग्रह करेंगे लड़ने के लिए, तो अंग्रेज़ जैसे वादा किए हमें आज़ादी दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन्होंने सहयोग किया था। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर के साथ अमृतसर में एक और मशहूर मंदिर कौन सा है? ये सक्षमता 1 में भी पूछा गया था। तो ये दुर्गियाना मंदिर है, दुर्गियाना मंदिर। प्रीवियस ईयर, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि देख लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को तो क्या सूझ रहा था पता नहीं। देखिए नेक्स्ट, अंग्रेज़ों के आंसू जालियांवाला के पाप नहीं धो सकते, ये किनकी प्रतिक्रिया थी? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना की प्रतिक्रिया थी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। हाँ, ये सब प्रश्न टफ लिया गया है सक्षमता वाले। जितने भी हमारे शिक्षक हैं, यानी वे लोग 23/8/2024 को जो हमारे द्वितीय पाली, सेकंड पाली में जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, अगर इनका 80+ स्कोर है तो समझिए कि बहुत बेस्ट स्कोर है। वे बीपीएससी टीआरई निकाले हुए कैंडिडेट माने जाएंगे, क्योंकि प्रश्न बिल्कुल एकदम लेवल का लिया हुआ है, काफ़ी शानदार प्रश्न लिया हुआ है। उधम सिंह ने जेल में पुलिस को अपना नाम क्या? ये सक्षमता 1 में भी पूछा गया था। मोहम्मद सिंह आज़ाद बताए थे इन्होंने। सही आंसर मोहम्मद सिंह आज़ाद। कैंडिडेट का आंसर है आज़ाद नहीं। देखे होते प्रीवियस ईयर तो शायद ये प्रश्न आपका नहीं छूटता। इनमें कौन से नेता स्वराज्य पार्टी से जुड़े थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। तो मोतीलाल नेहरू ऑप्शन में है ही नहीं और चित्तरंजन दास जी हैं, तो यही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, जून 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ, लीजिए मार लीजिए, ये भी सक्षमता वन का प्रश्न था, तो मैंने पढ़ा भी नहीं। देखिए, पृथ्वी सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के लिए 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष इकट्ठा हुए थे रियो डी जेनेरो में, तो ये आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। सक्षमता वन का रिपीट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समूह हिमालय के समशीतोष्ण पुष्प क्षेत्र में से संबंधित नहीं है? काजू और देखिए, हिमालय के तरफ काजू कहाँ मिलेगा भाई? काजू तो दक्षिण के तरफ होता है, यही आंसर हो जाएगा। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। लहाए भी होंगे तो बहुत सारा सही हुआ होगा। हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार ग्रेव कब्रिस्तान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये काहिरा में स्थित है, काहिरा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा वन राज्य पंजाब है ऑप्शन में? अरे पंजाब नहीं है तो अब इसके क्या बोला है? अरे बड़ा बोला है, देखिए मैं छोटा देख लिया, सबसे बड़ा बोला है तो मेघालय हो जाएगा। मैं सॉरी, बाप रे बाप, कितना बड़ा मिस्टेक, मैं सर्वाधिक वर्षा समझ लिया, मासिन राम मेघालय। कह रहा है सबसे बड़ा वन राज्य तो आंध्र प्रदेश, टाइगर, ये क्या हो जाए? आंध्र प्रदेश तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश, यार क्या हो गया है मुझे? मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस तितली प्रजाति को जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक तितली का नाम दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ब्लू ड्यूक को। ब्लू ड्यूक को, ये करेंट अफेयर्स था, करेंट अफेयर्स था ये, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? अटल सुरंग, देखिए पहले जवाहर सुरंग, ये हो चुका है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, आंसर हो जाएगा। ये नया प्रश्न है। वर्ग की एक भुजा दूनी करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैथ का क्वेश्चन आ गया। वर्ग की भुजा अगर ए है तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर, भुजा को 2a करूँगा तो क्षेत्रफल 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर से कितना गुना है? 4 गुना। जितनी गुनी की जाती है उसके वर्ग कर दीजिए, उतना गुना वो आंसर हो जाएगा। जैसे किसी वर्ग की भुजा 5 गुनी कर दी जाए, 5 गुनी, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 गुनी। समझ गए मेरे बात को? 1/2 गुनी कर दी जाए तो 1/4 गुनी हो जाएगा, वर्ग कर दीजिए। अगला प्रश्न, 3D आकृति गोला में कितने किनारे होते हैं? तो देखिए गोला में किनारे कहाँ से आएगा भाई? गोला में किनारा कहाँ से आएगा? तो शून्य होगा। ये भी सक्षमता 1 का प्रश्न था। घनाभ का शीर्ष दृश्य कैसा दिखाई देता है? चाहे शीर्ष दृश्य हो या कोई एक फेस हो, घनाभ का कोई एक फेस हो वो आयत के जैसा दिखाई देगा, क्योंकि आयत होता ही है एक फेस। तो कह रहा है शीर्ष फेस सतह, तो ये क्या है? आयत है, आयत आंसर हो जाएगा, रेक्टेंगल। गणित का आसान प्रश्न पूछा गया है। घन एक त्रिविम ठोस आकृति है, चूने की दिया गया कथन सत्य है या असत्य? देखते हैं। कह रहा है घन एक त्रिविमीय ठोस आकृति है, तो घन तो बिल्कुल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, लेकिन त्रिविम है, सत्य है असत्य है, सत्य असत्य दोनों, तो ये सत्य होगा। ये सब तो आसान प्रश्न है, 1-1 सेकंड वाला प्रश्न है। एक सिलेंडर की घुमावदार मुख को
डैश के रूप में खोला जा सकता है, तो इसे भी आयत के रूप में खोला जा सकता है। अगला प्रश्न, 100,000 को एक संख्यांक में लिखा जाता है, यानी ये इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये 100,000। तीन अंक छोड़ के कॉमा, तो एक के बाद कई गो जीरो, 5 गो जीरो। किस में है 5 गो जीरो? 2 नंबर ऑप्शन में है, 2 नंबर ऑप्शन में है मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। मैथ का प्रश्न आसान लिया गया है जो कि स्कोर बना सकता है। -19 और -21 का योग क्या होगा? -19 जोड़ -21 जुटेगा, दोनों निगेटिव है इसलिए आंसर माइनस में ही होगा। 9 1 10 के 0, यानी 19 21 40 होता है, माइनस लगा दीजिए, -40। कैंडिडेट ने आंसर भी सही दिया। चलिए अगला प्रश्न, -8, ये वाला बाहर वाला माइनस नहीं है, ठीक है। -8 जोड़ -2, तो ये भी क्या हो जाएगा? -10। आंसर क्या हो जाएगा? -10। अगला प्रश्न, ये सब प्रश्न मैं करा चुका था जीके स्टडीज़ पे। किस पे कराया था? जीके स्टडीज़ पे। आप विजिट करके देख सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं सक्षमता 2 की तैयारी कराया था, और जो अभी जिस चैनल पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये चैनल डैमेज हो चुका है, अभी भी है, लेकिन इस पे मैं काम नहीं करता क्योंकि किसी ने इसका पासवर्ड जान लिया, इसे हैक भी किया था। तो ये अभी चल तो रहा है लेकिन इससे मेरा मन हट गया है। अब जो मैं स्टडी आपको करा रहा हूँ, स्टडी विथ राहुल 247 पे, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सक्षमता 3 में रिकॉर्ड तोड़, सक्षमता 1 और 2 वाले शिक्षकों का रिकॉर्ड आप तोड़ दीजिए। आपके पास समय है, 1 घंटा 24 घंटा में से निकालिए ना, और प्रत्येक दिन देखिए वीडियो को, केवल देखिए, और जब कहूँगा कि लिखिए या बनाइए तो आप कीजिएगा ये काम, क्योंकि देखने से ही, सिर्फ आपको देखने से सब चीज़ आसान लगता है, लेकिन करने के बाद पता चलता है कि ओह ये तो मुश्किल है। तो देखिए, उसके बाद खुद स्वयं से करिए, तब मज़ा आएगा। अगला प्रश्न, 2/10 जोड़ 3/100, इसको संक्षिप्त रूप में लिखने को कहेगा। 1000, यानी ये दशांश प्लेस पे है तो 0 दशमलव, दशांश पे 2 है, ये शतांश पे 3 है, और सहस्त्रांश पे हज़ारवें भाग पे 4 है, तो 0.234 हो जाएगा, 2 नंबर आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, -5 और -54, तो बहुत सारे लोग 5 में से 54 को घटा देंगे। घटाना है तो ये दोनों आपस में जुट जाएगा और आंसर हो जाएगा -59, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, -2 गुना -7 गुना -10 का गुणनफल क्या होगा? माइनस की संख्या विषम बार है, 3 बार है, 10 सत्ते 70, 70 दूनी 7 दूनी 14, 140, अब -3 बार है, ये माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो -140। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुण परिलक्षित होता है कि 7 स्टार मार्क 5 बराबर, स्टार मार्क नहीं गुना है, 5 गुना 7। आपको पता है क्रम विनिमय नियम, आपको पता है सहचर नहीं है मेरे शिक्षक साथी, सहचर तो ये है a गुना b प्लस c, ये बराबर b गुना a प्लस c, ये सहचर्य है। और जो 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2, तो 6 ना आएगा दोनों में,
तो ये कहा जाता है गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ क्रम विनिमय केवल दिया था, अगर होगा 2 जोड़ 3 बराबर 3 जोड़ 2, तो ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम, और भाग घटाव में क्रम विनिमय नियम नहीं होता है। चलिए नियम से भी प्रश्न पूछ लिया। अगला प्रश्न, बीना ने कालीन बनाने के लिए 3 किलो 760 ग्राम ऊन खरीदा, वजन 4 किलो के लिए उसे और कितना ऊन आवश्यक होगी। तो 4 केजी को आप ऐसे लिखे, 4.3 को 0 दे दीजिए, और 3 केजी 760 ग्राम। सीधी सी बात है कि जब ये 1000 ग्राम दे देगा और 760 ग्राम जब उसमें से घटेगा तो 240 ग्राम हो जाएगा। यहाँ 240 चाहे घटा भी लीजिए, और यहाँ क्या बच जाएगा, 1000 दे दिया तो 3 में से 3 गया 0, यानी 240 ग्राम ही आंसर हो जाएगा, 2 नंबर आंसर होगा। ठीक है, ये सब मैंने पहले ही करा दिया था कि कैसे घटाना है, कैसे दशमलव का गुना करना है, कैसे 3D का क्वेश्चन आता है। सर इतना आसान आएगा, सर फालतू क्वेश्चन है, कुछ लोगों का कमेंट आता था। मुझे उम्मीद है कि अब उनका कमेंट बिल्कुल नहीं आ रहा है, वो हमको लगता है 60 प्लस नहीं किए होंगे, एकदम मुझे विश्वास है। लेकिन जिन्होंने सक्षमता के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ जीके स्टडीज़ को देखा, उनका 90 से कम तो किसी का नहीं है, और जिनका है भी 70 प्लस है। पूछ लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। लेकिन अब उस चैनल पे नहीं पढ़ाऊँगा, अब इसी चैनल पे आपका सब चीज़ों का स्टडी होगा। कोशिश करूँगा कि सक्षमता 3 वालों को मैं लाइव आकर के पढ़ाऊँ। चलिए अगला प्रश्न, एक टेबल टॉप की माप 2 मीटर 25 सेंटीमीटर गुना 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो टेबल टॉप की परिधि क्या होगी। अरे मेरे भाई, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर है भाई। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ 25 सेंटीमीटर है, 100 से भाग देंगे, 2 अंक छोड़ के डेसिमल। तो देखिए आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि इसे मीटर में बदल लीजिए, लंबाई या चौड़ाई जो भी हो। तो 2.25, और इसे भी जब बदलिएगा तो ये हो जाएगा 1.5। समझ रहे हैं मेरे बात को। अब परिमाप पूछा है 2 × L + B, 2.25 जोड़ 1.5, 2 गुना ये जुटेगा तो 3.75। ओके, गुना कर लीजिए, गुना 3 दूनी 6, और फिर एक 7.5 आ जाएगा। 7 दशमलव क्या आएगा, गुना करने पे 5 आएगा, क्योंकि आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, और ये मीटर में सब ऑप्शन था, इसलिए मैंने इसे मीटर में बदल लिया, आंसर हो जाएगा। कौन सा सही रिश्ता है। अरे वाह, मैथ में भी रिश्ता पूछ दिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अभी मैंने जिक्र किया था, तो यही आंसर हो जाएगा, पहला ही रिश्ता सही हो गया। 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर नहीं, ये भी जान लीजिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और 2 नंबर है, 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर नहीं, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 100 मीटर 1000 मीटर होता है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न फिर वजन से आ गया। एक दुकानदार ने शनिवार को 67 किलो 626 ग्राम गेहूँ और रविवार को 125 किलो 200 ग्राम गेहूँ बेचा। दोनों दिनों में गेहूँ का कुल वज़न नहीं बताइएगा। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा, जोड़ लेना है।
67.626 125.200। सीधी सी बात है, जोड़िएगा इसे। 6 2 8, 826 किस में है? तो सभी ऑप्शन में ये ऑप्शन कट गया। 806 3 गो, ये भी कट गया। 2 गो बचा 826। 7 5 12 के 2, तो 2 सिर्फ पहला ही ऑप्शन में है, आंसर हो गया। पूरा नहीं जोड़िए। अगला प्रश्न, एक टंकी को 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए 5 पाइप की आवश्यकता है। यदि एक ही प्रकार के केवल 4 पाइप का उपयोग किया जाए तो कितना समय लगेगा? तो समय ज़्यादा लगेगा। 1 घंटा 20 मिनट यानी 80 मिनट लगता था। देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। 5 पाइप कितने देर में भरता था? मिनट में बदलिए। 1 घंटा में 60 मिनट और 20 मिनट दिया है, तो 60 20 80 मिनट में भर रहा था। तो एक पाइप कितने मिनट में भरेगा? 80/5 16 5, अरे 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 अरे, ये 16 5 16 64 ही हो जाए। ये प्रश्न में ऐसे बना सकते हैं आप लोग, टाइम एंड वर्क है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 1 घंटा में 60 मिनट और फिर 20 मिनट। 4 पाइप है, समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। एक पाइप को, हाँ सुनिए आ गया, एक पाइप को भरने में लगेगा 80 × 5, तो 4 पाइप को लगेगा 80 × 5/4, तो 20 20 25 100 मिनट, 100 मिनट। ये प्रश्न सक्षमता 1 का है। नेक्स्ट, यदि 10 श्रमिक 40 घंटे में एक दीवार बना सकते हैं तो उसी कार्य को 20 घंटे करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? 10 श्रमिक 40 घंटे में, अरे मेरे भाई, जो 10 लोग थे 40 घंटे में बनाते हैं, और कह रहा है कि उसी को 20 घंटा में अगर बनाना हो, घंटा आधा, तो ये आदमी डबल। बहुत लोग सोच लेंगे कि ये आधा तो ये भी आधा। नहीं, एक बात बताइए, आदमी कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा, आदमी ज़्यादा होगा तब ना समय कम लगेगा। तो काम और समय एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए मेरे बात को? यानी आदमी की संख्या बढ़ेगी तो समय जो होगा घटेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये सब तो एक 1 लाइनर क्वेश्चन का आंसर था। ये भी घन का आयतन दिया है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले घन की आप भुजा निकाल लीजिएगा। घन का आयतन भुजा का क्यू बराबर 2744। ये भी सक्षमता 1 का प्रश्न है। घन भुजा का क्यू, तो भुजा निकाल लीजिए, इस पे क्यू रूट लगाकर घनमूल निकालिए जो आएगा। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र नहीं पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, सरफेस एरिया। तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर कर लीजिएगा, जो भुजा आएगा गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1776। चलिए आगे देखते हैं। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर सतह क्षेत्रफल वाले घन का आयतन क्या होगा? देखिए मेरे दोस्त, ये आपको 6 गुना भुजा का स्क्वायर दे दिया है, वहीं प्रश्न घुमाया है, बराबर 384। 6 से ये कटेगा, 6 6 जा 36 और 2 4, 6 चौका 24। भुजा का स्क्वायर बराबर 64, तो भुजा बराबर इस पे रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और आयतन क्या होता है घन का? भुजा का क्यू, भुजा को 3 बार गुना, 8 का क्यू क्या हो जाएगा? 8 का क्यू 512 सेंटीमीटर क्यू, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? उसी प्रश्न का देखिए, ये जो प्रश्न है ये वाला, उसी का ये घुमावदार प्रश्न था, उल्टा प्रश्न था।
पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, आयतन पूछा था। समझ गए मेरे बात को? तो इसका सॉल्यूशन आप लोग कहीं कीजिए, नहीं तो मैं तो कर ही दूंगा। आ गया ना वर्ग चिन्ह का। वर्ग चिन्ह क्या है? तो 30 जोड़ 40 अब बटा 2, 70/2 कट गया, क्या आ गया? 35। देखिए, छोटे वैल्यू को निचली सीमा बोलते हैं और बड़े वैल्यू को ऊपरी सीमा कहा जाता है। ये सब प्रश्न करा दिया था मैंने। डेटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व जिसमें समान चौड़ाई की छड़ें और बीच में कोई अंतराल नहीं होता है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? आयत चित्र कहलाता है। आयत चित्र हिस्टोग्राम कहलाता है। आया प्रश्न लाभ हानि का शायद, या डिस्काउंट का? लाभ हानि का। वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये, इसकी मरम्मत पे 500 लगा दिया गया। मान लीजिए 16,000 में वस्तु खरीदा गया, क्योंकि मरम्मत में लगा तो खुद अपना पैसा लगाया। 15% लाभ पर बेचा जाता है वस्तु का विक्रय मूल्य। कोई बात नहीं, 15% लाभ पर, तो इसका 15% निकाल लीजिए और उसमें जोड़ दीजिएगा, कट गया। देखिए, गुना भी करने को आपको सिखा रहा हूँ। 15 दहा के 150 और 15 छक 90। 150 और 90 कितना हो जाएगा? 150 और 90 240 होगा ना जी। 9 5 14 240। 15 में 16 से गुना किए तो एगो जीरो था, तो एगो जीरो। 2400 का लाभ हुआ। 16,000 में खरीदा था, 2400 का 15% लाभ पर बेचा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? जोड़ दीजिए, 18,400। आंसर आ गया। कोई फॉर्मूला नहीं लगाइए। चलिए आगे देखते हैं। बाइक की कीमत 75,000 है, विक्रेता ने 20% की छूट की पेशकश की। बाइक की रियायती कीमत क्या है? रियायत मतलब डिस्काउंट, वो कितना मतलब डिस्काउंट करके बेचा है, तो सीधे 20% छोड़ा है, तो 75,000 का 80% लिया होगा। ओके, 00 से 00 कैंसिल, 8 5 40 का 0, हाथ में 4, 8 7 56 4 60। कई गो जीरो छोड़ा हूँ? 1 1 2 गो, यानी 60,000 रुपया लिया होगा। कितना? 60,000। समझ रहे हैं मेरे प्रश्न को? जितना वो आप क्या करते, 75,000 का 20% छूट निकालते, फिर घटाते। 20% छोड़ा है 100% में, तो 80% लिया होगा। यही आंसर हो जाएगा। मैं बोला ना ट्रिक से सब करा दूंगा। आइए इस प्रश्न को देख लीजिएगा, क्या आंसर होगा, कौन कौन आंसर होगा। बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा ऑप्शन भी आंसर होना चाहिए। मैं देखिए इसको पढ़ा नहीं, इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि मैं आपको एक तुक्का बताना चाहता हूँ। ट्रिक जो मैं बार बार शेयर करता हूँ कि जो बड़ा ऑप्शन होगा उस पर अधिकांश चांस होता है सही होने का। अगर आपको आंसर पता नहीं है तो मैं लंबाई मापा, लंबाई तो है, ये बड़का मिला, ये आंसर देख लीजिए ना मेरे भाई। प्रश्न भी नहीं पढ़ा, यही कहा जाता है तुक्का। सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक नीचे दिए गए विषय अंक अंग्रेजी 72, हिंदी 84, अंग्रेजी 72, हिंदी 84 और गणित में 96, विज्ञान में 80 और विज्ञान 80 और सामाजिक विज्ञान में 68। 5 विषय का इसने परीक्षा दिया, 3 2 5, टोटल अंक 500। ठीक है, आंकड़े का एक चार्ट बनाया जाता है। सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाला त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा? तो देखिए मेरे दोस्त, त्रिज्यखंड में एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, पढ़ा दूंगा। आप अभी केवल इसका आंसर देख लीजिए। ये पाई चार्ट का प्रश्न है, 8 क्लास का पाई चार्ट। ये चैप्टर मैं आपको विस्तार से पढ़ा दूंगा। एक एक नंबर के लिए लड़ाई होता है। 12,000 की एक राशि निश्चित प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज की दर पर
11/2 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है और राशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर से कितनी हो जाएगी यदि वार्षिक संयोजित हो। ठीक है, इस प्रश्न को देखा जाएगा आगे देख लिया जाएगा दूसरे पार्ट में। मैं इस सब जो प्रश्न छोड़ रहा हूँ उसका एक वीडियो बना दूंगा। एक दुकान ने अपनी कीमतों में 20% की दुकानदार ने कमी की और सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 में बेची जाती थी। 500 में 10% की कमी यानी 50 रुपये की कमी 450 नहीं सॉरी एक दुकान ने अपने कमी की और एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 थी। हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा 450। सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त रोल प्ले यानी बच्चों से कराइए। नेक्स्ट, भाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित? तो ये फुटबॉल से। अगला प्रश्न, गुलाब का पौधा झाड़ी होता है। झाड़ी। सब्ज। क्रीपर तो जो लत्तर की तरह होता है वो होते हैं। जंगल में रहने वाले जानवर क्या कहे जाते हैं? तो जंगली जानवर। मैं इसीलिए कहा था कि नीचे चले जाइएगा, सबसे पहले नीचे से शुरुआत कीजिएगा। मुर्गी और बत्तख से हमें डैश प्राप्त होता है, ऑप्शन देख लीजिए। मांस भी प्राप्त होता है लेकिन मांस ऑप्शन में नहीं है, अंडा हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चित्र में आप क्या समझते हैं? तो चित्र कहाँ है भाई? चित्र है ही नहीं तो हम क्या समझेंगे ठीक है, तो इसका जो भी चित्र था उसके अकॉर्डिंग आंसर जो था आप देख लीजिए। ठीक है, हाँ नेक्स्ट, भोजन पकाने में किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो भोजन जो हम पकाते हैं गर्मी यानी आग से पकाते हैं तो गर्मी होता है, उष्मीय ऊर्जा का उपयोग होता है। और विद्युत, सुनिए अब आप कहिएगा सर विद्युत का, तो विद्युत भी उष्मा ही देता है, तो उष्मीय ऊर्जा ही गर्मी, हीट का। अगला प्रश्न, किसी बीमार व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज पिला दीजिए। ग्लूकोज ड्रिप दिया जाता है तत्काल ऊर्जा के लिए, ये सब आसान है। अंडे डैश का एक अंडा में प्रोटीन होता है, मारिए भागिए। इसलिए कहा था कि नीचे से शुरुआत कीजिएगा पर्यावरण सेक्शन से, ताकि इधर मन खुश हो जाए, स्कोर हो जाए, उधर जाके मैथ कीजिए लास्ट में और बाकी अपना देख लीजिए। मान लीजिए आप 150 में 40 ही प्रश्न गलत कर दिए तो कितना 110 तो बनना ही बनना है। अब बिल्कुल नहीं पढ़े तब तो आपकी राम नैया पार लगाएंगे या अल्लाह नैया पार लगाएंगे या जेसस पार लगा देंगे। जिस धर्म से हैं उस धर्म के भगवान आपकी नैया पार लगा देंगे। तुक्का मारिएगा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य भोजन को अधिक पकाने का सही प्रभाव को दर्शाता है? ये पेपर 1 में भी पूछा था, पेपर 2 में भी पूछा, सक्षमता 1 में भी पूछा था, सक्षमता 2 में भी पूछा, सक्षमता 3 में भी पूछेगा। खाना पचाना आसान हो जाता है। भोजन को अधिक पकाने से सही प्रभाव को दर्शाता है। तो अधिकांश पोषक तत्व क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का तात्पर्य है हरी खाद का प्रयोग नहीं, अधिक फसलें उगाना। ये बिल्कुल उपज विविधता का कार्यक्रम, ये सही हो जाएगा, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। या मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी में मौजूद नहीं होता है? तो ये नाइट्रोजन नहीं होता है। इसीलिए कुछ पौधे नाइट्रोजन के लिए कीट पतंगों को खाते हैं और खाद जो मिलाया जाता है नाइट्रोजन के लिए ही। चलिए अगला प्रश्न,
किस प्रकार के कुएं उपलब्ध हैं? किस प्रकार के, विच टाइप ऑफ वेल्स आर अवेलेबल? तो खोदे गए कुएं, नदी के कुएं, खोदे गए कुएं और नदी के कुएं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी के माध्यम से दिल्ली और कोलकाता को जोड़ती है? तो ये NH2 हो जाएगा, जो सबसे बड़ा राजमार्ग हो चुका है। ये तो आपको ध्यान में होना चाहिए था, सक्षमता 1 में मैंने कराया था। NH2 है। सक्षमता 3 के 2 में कराया था, सक्षमता 3 वाले ये सब ज़रूर देखें, लाइक करें और एक दूसरे को इस चैनल को शेयर कर दें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें और सक्षमता में अच्छा स्कोर करें। रेल बंधु है, तो रेल बंधु क्या है? भारतीय रेल की पत्रिका को कहा जाता है। भारतीय रेल की पत्रिका है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारत से ब्रिटेन को कच्चे माल और खाद्यान्न निर्यात करने के लिए नीति का परिणाम नहीं था? तो आंसर हो जाएगा इसमें कच्चे माल, इससे कृषि की कमी और अकाल पड़ा। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुंबई कहाँ स्थित है? अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ में स्थित है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, तुक्का भी मारे होंगे, देखिए सही है। निम्नलिखित में कौन सा बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये है उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं, बछेंद्री पाल डैश पर चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही हैं? तो कहाँ? माउंट एवरेस्ट पर। इनसे भी प्रश्न आ गया। ये सब प्रश्न हीटेड प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस नदी को विश्व की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है? तो गंगा नदी को ही विश्व की सबसे प्रदूषित नदी, सक्षमता 1 में भी था ये। देखिए नीचे दी गई तालिका जल प्रदूषण की संख्या ज्ञात कीजिए। जल संदूषकों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्वेज मछलियाँ, माने इंग्लिश में देखने दीजिए प्रश्न को। फ्रॉम द टेबल बिलो फिगर आउट द नंबर ऑफ वाटर कॉन्टिन्यूएट्स। तो देखिए यहाँ मछली इसको दूषित थोड़े करेगी, तो जब आप गिनेंगे तो स्वेज हो गया पहला, प्लास्टिक दूसरा, पशु और मानव तीसरा, मल चौथा, कीटनाशक पांचवा, धूल चट्टाने छठा, उर्वरक सातवां, पशु और मानव क्या बोल रहा है? तो यहाँ 7 आंसर हो जाएगा आपका। अब आप कहिएगा सर रसायन भी तो दिख रहा था, तो हमको लगता है पशु और मानव को का मल ये तो होना ही चाहिए। एक सीवेज नहीं, समुद्री, देखिए सीवेज नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 7 आंसर हो जाएगा। माने कौन से 7 नदी के जल को यानी जल को संदूषित यानी प्रदूषित करता है? जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके कोई वस्तु उत्पन्न करते हैं तो इसे डैश कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्रकृति से जब वस्तु का आप दोहन करते हैं तो प्राथमिक यानी कृषि यानी प्रकृति वाले सभी वस्तुएं प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जीडीपी मापने का कार्य डैश द्वारा किया जाता है? तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट केंद्र सरकार के द्वारा, और एसजीडीपी स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट राज्य के द्वारा। मिट्टी की उर्वरता को डैश द्वारा सुधारा जा सकता है? जीवंत केंचुए मिलाकर। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, आश्रय को डैश भी कहा जाता है? तो आश्रय को घर भी कहा जाता है। शेल्टर को हैबिटेट्स भी, होम भी कहा जाता है। हैबिटेट्स मतलब तो होता है रहना,
नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से लोगों का एक दूसरे के करीब रहने का फ़ायदा है, दूर रहने का नहीं? जंगली जानवर से सुरक्षा, एक ही स्थान पर अधिक संख्या में लोग देखे जा सकते हैं, एकजुटता और सुरक्षा की भावना, यही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अब थक सा गया हूँ, रिक्वेस्ट है आप लोगों से इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें, देख रहे हैं तो एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा और आपको किस दिन का वीडियो चाहिए। और अगर आपको ऐसे ही तैयारी करना है, कुछ विशेष जानकारी लेनी हो, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक मछली तब मर जाती है जब उसे पहले से उबाले गए लेकिन कमरे के तापमान तक ठंड किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में रखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्वेरियम में पानी होता है मछली द्वारा तैरने के लिए अयोग्य। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, नहीं भी आंसर पता है तो। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो देखिए जैविक समुदाय में शाकाहारी, मैंने बोला ना कि प्राकृतिक वस्तुएं जो खाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। ऐसे शाकाहारी जंतु जो केवल हरे पौधे पर निर्भर होते हैं प्राथमिक स्तर के होते हैं। नेक्स्ट, ऊंचे स्थानों पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि दाब बढ़ जाता है, दबाव पर होती है। हवा पतली और कम दबाव, दाब कम हो जाता है, मैंने बढ़ जाता है बोल दिया, दाब कम हो जाता है। ठीक है, सॉरी। अगला प्रश्न देखिए, शहरों में ऊंची इमारतें जिन्हें डैश कहा जाता है, ये भी बहुमंजिली इमारतें कहा जाता है। लंबाई में भी देखिए बड़ा ऑप्शन, ये पहला सक्षमता 1 का ही प्रश्न है सब। निम्नलिखित में कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों को, तो कैल्शियम, हड्डी की बात आ गई तो कैल्शियम। वसा से बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संदूषक है, कॉन्टिमिनेंट्स है, यूरिया, कीटनाशक, चाय में लोहे का बुरादा। तो देखिए मेरे दोस्तों, सभी वाला प्रश्न में सभी तो आप गए ही होंगे सभी के साथ। ये सही जवाब मिलावट के कारण है, तो मिलावट में गुणवत्ता, तो मिलावट का कारण ये देखिए सभी, ये सब वाला भी ट्रिक काम किया है। मैंने कहा था ना, जब भी इनमें से सभी आए तो सभी के साथ जाइए। अब यहाँ देखिए, जहाँ आंसर नहीं पता था वहाँ की मैंने बात किया था। ये सवाल पढ़िए, पदार्थों को आसानी से संपीड़ित होने का गुण डैश है, तो ये कोमलता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोमलता। तो ये सभी के साथ चले गए हैं कैंडिडेट, इन्होंने ट्रिक लगाया मेरा वाला। जहाँ आंसर नहीं पता है वहाँ जाइए, जहाँ पता होना चाहिए वो आंसर लगा लीजिए। पौधे द्वारा भोजन तैयार करने के लिए डैश का उपयोग नहीं किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो किया जाता है, सूरज की रोशनी का किया जाता है, पानी का किया जाता है, मिट्टी का नहीं किया जाता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, जल लेंगे और सूर्य का सनलाइट लेंगे, क्लोरोफिल होगा, तब C6H12O6 बनेगा और ऑक्सीजन गैस मुक्त होगा और साथ ही साथ ऊष्मा निकलेगा। तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, लेकिन श्वसन के दौरान भी पौधे ऑक्सीजन ही लेते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकांश रेगिस्तानी पौधे में डैश होता है, क्या होता है? तो स्पाइंस यानी रीढ़। ये रीढ़ क्या होता है नहीं पता, आप आंसर केवल देख लीजिए। अगला प्रश्न, डॉल्फिन के सिर के ऊपर का भाग
पर डैश स्थित होते हैं, जो कि पानी के सतह के पास तैरते समय हवा में सांस लेने में मदद करते हैं। तो उसे कहा जाता है ब्लो होल्स। जो छिद्र होता है उसे क्या कहा जाता है? ब्लो होल्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन पहिए के आविष्कार पर आधारित नहीं है? तो नाव। देखिए, नाव में पहिया थोड़े होता है, ये तो आसान है, बहुत आसान, बच्चा बना देगा। एक बस 90 मिनट में 45 किलोमीटर की यात्रा करती है, बस की गति है। तो देखिए, मीटर पर सेकंड में जब ऑप्शन दिया है तो 54 किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए 1000 से गुना, और मिनट को सेकंड में बदल लीजिए 90 गुना 1 मिनट में 60 सेकंड, 00 से 00 ख़त्म। देखिए यहाँ पे 9 छक 54 ख़त्म, 10 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न, पिछले वर्ष की बोर्ड परीक्षा में राहुल से एक प्रश्न पूछा गया था कि उन्हें कौन सा कथन चुनना था जो सही था या थे। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? तो आइए, राहुल जो मैं हूँ, ठीक है, तो ये सक्षमता 1 का ही प्रश्न है। डायरेक्ट आप ऑप्शन न देखिए, सभी पे जाइए, क्योंकि सभी कथन सही होगा इसमें। गति की इकाई, दूरी की इकाई और प्रयुक्त समय की इकाई पर निर्भर करती है, सही है। ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष रॉकेट की गति को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई है, क्या है? तो किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड, बड़ा यूनिट लीजिए। वह पथ जिससे अनुदिश विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत प्रवाह, विद्युत सर्किट, इलेक्ट्रिक सेल या स्विच, तो उस पथ को कहा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अगला प्रश्न, जब विद्युत टॉर्च की स्विच ऑन स्थिति में होता है तो विद्युत धारा विद्युत सेल में विद्युत बल्ब के फिलामेंट तथा प्रवाहित होती है, जिसके कारण यह ठंडा चमकता नहीं, गर्म चमकता है। तो कॉमन सेंस की बात है। अगला प्रश्न, अलग करने के लिए हम चुंबक का उपयोग कर सकते हैं, एल्युमिनियम पन्नी के टुकड़े को रबर बैंड से। आगे देखते हैं, कांच के मोतियों के तांबे के तर नहीं। अच्छा, कांच, चलो ये भी ठीक है। आगे देखते हैं, रेत से स्टील स्टेपल को, तो ये आंसर हो जाएगा। रेत से लोहे के बुरादे को, रेत से लोहे के बुरादे, उस पे मारना था, चला गया ऊपर वाले पे। आगे का प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार करें। सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, त्वरित भूकंप का कारण बन सकता है। त्वरित भूकंप का कारण तो हो जाएगा 1, 2 और 3। 1 सुनामी, 2 भूस्खलन और 3 बाढ़। त्वरित भूकंप यानी त्वरित बोले तो थंडर, ये त्वरित भूकंप का कारण बाढ़, यानी तीनों बन सकता है, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, तार के डैश होने पर बिजली के खंभों पर चिंगारी देखी जा सकती है, तार के ढीला होने पर। ठीक है, आगे देखते हैं, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च बिहार दिवस के दिन ही। सारा प्रश्न ज़बरदस्त आया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा पानी एकत्र करने का पारंपरिक तरीका है? तो बावड़ी ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन पानी की ठोस अवस्था इंगित करता है? बर्फ है क्या? हिमपात, जल वाष्प, इनमें से सभी? तो हिमपात, बर्फ। यानी ये था आज का आखिरी प्रश्न। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग स्टडी विथ राहुल, स्टडी विथ राहुल 247। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट महामैराथन के रूप में आपको दिया करूं और आपका स्कोर अच्छा हो।